हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो एक तरीके से एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है वह इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, फोकस ऑन इकोनॉमी सेज ऑपोजिशन पार्टीज। बिल्कुल, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, प्रशांत सर की एक वीडियो है। जैसा कि आपने टॉपिक सुन लिया है, इंडियन रुपीज ने सबसे निचला स्तर को छू लिया है। अभी तक का इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है इंडियन रुपीज की। इससे पहले कभी इतना फॉल नहीं हुआ था। 77 रुपए समथिंग पे अटका हुआ है, कि 77.58 शायद। मैंने कल एक कम्युनिटी में इससे रिलेटेड पोस्ट भी डाली हुई है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। तुरंत ही डाल दी थी, उसके बाद दुनिया में आई है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी, आपको पता है, उनको मुद्दा भी मिल गया और होना भी चाहिए, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म अच्छा है देश के लिए। हम समर्थन करते हैं इसमें ऑपोजिशन पार्टी का। बोलो, ठोकते रहो, बजाते रहो। तो वही वीडियो की करते हैं शुरुआत। ठीक है, वीडियो के एंड में हम करेंगे इसके ऊपर बात कि भाई रीजंस क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। यस, आइए देखते हैं कि कुछ नया सीख पाते हैं हम इस वीडियो से या नहीं। लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। $1 को एक्सचेंज करके आज के समय आपको मिलेगा 77.40 इंडियन रुपीज। नाउ ये अपने आप में बहुत ज्यादा कम है, और डर ये है कि अभी तो बस शुरुआत है। जो स्टेप्स यूएस ने लिए हैं, जो ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन है, अभी तो देखिए रुपी और ज़्यादा गिरेगा इन द नियर फ्यूचर। और ये देखकर हमारे देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये टारगेट कर रही है गवर्नमेंट को कि रुपी को तुम संभाल नहीं पा रहे, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द इकोनॉमी। यहाँ पर आप देख पाओगे फोकस ऑन द इकोनॉमी, ये यहाँ पर कहा है राहुल गांधी ने। और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर यह भी प्रेडिक्शन कर रही है कि जिस तरीके से पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्द रुपी भी पर डॉलर 100 रुपए के ऊपर चला जाएगा। हालांकि इसमें कई साल लगेंगे। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि IMF के डेटा के हिसाब से अगर आप उस डेटा को स्टडी करें तो $1 94 रुपीज हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। मोस्ट प्रॉब्ली 2028-29 के आसपास तक ये होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मगर जो समीकरण बन रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरीके से डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जो इंक्रीज है इंडियन रुपी में ये कुछ साल पहले ही हो जाए, ये 2027-28 के आसपास ही हो जाए। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि रुपी बेसिकली गिर क्यों रहा है, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। उसके अलावा सब कुछ ऐसा लग रहा है कि इकट्ठा ही हो रहा है। रुपी गिर रहा है, साथ में स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, साथ में हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी $600 बिलियन से भी कम हो गया। व्हाट इज हैपनिंग सडनली, ये इकट्ठे झटके इतने सारे क्यों लग रहे हैं हमको। नाउ ये तीनों बातें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है, इसके मल्टीपल रीजंस क्या है। देखो, दो मेन रीजन है। पहला रीजन तो यहां पर यह है कि इंटरनेशनली यूएस डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। इसकी वजह से ग्लोबली आप देखोगे हर करेंसी में कुछ गिरावट आई है, चाहे वो चाइनीज युआन हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो। दुनिया भर में आप देखोगे हर करेंसी में पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे गिरावट आई है। और जब से यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है उसने ये अनाउंसमेंट करी है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे 50 बेसिस पॉइंट पे, इसके बाद तो हमने देखा है कि दुनिया भर की लोकल करेंसीज और गिरी है। अब यहां पर आप कहेंगे वेट, यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, मतलब कि यूएसए का आरबीआई, जिस तरीके से हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से यूएसए में है फेडरल रिजर्व। तो यूएसए के फेडरल रिजर्व ने रिसेंटली ये बोल दिया कि जो इंटरेस्ट होता है ना अमेरिका में लोन पर, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा 50 बेसिस पॉइंट पर। और जब भी यूएसए का फेडरल रिजर्व ये करता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। अब यहां पर आप कहेंगे इसका रीजन क्या है। अगर अमेरिका के बैंक बहुत ही कम ब्याज पर लोन देंगे तो दुनिया भर में आप देखोगे स्टॉक मार्केट उठेगी, इवन अमेरिकन स्टॉक मार्केट उठेगी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी। ये जो नलका है ये है यूएस बैंक्स, और लगातार इन बैंक से लोन के रूप में डॉलर बरस रहे हैं। नाउ जब यूएसए का फेडरल रिजर्व कहता है कि नहीं देखो, अब ना यूएसए में पैसे की सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गई है, पैसा ज़्यादा ही फैल गया है, आम आदमी पर इन्फ्लेशन भारी हो गई है। अब यूएसए में प्रॉब्लम यही है, यूएसए में आज के समय रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, सब चीज़ महंगी हो गई है, गैसोलीन से लेकर खाने से लेकर मीट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
तो फेडरल रिजर्व यहाँ पर बीच में आ गया और इन्होंने इस तरीके से इस नलके पर अभी रोक लगा दी। इन्होंने ये कहा कि अब देखो डॉलर ना आराम आराम से बाहर आएंगे, हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब ये बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो बड़े बड़े बिलियनियर हैं, जो स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा लगा रहे थे, जो डॉलर को बार बार निकाल रहे थे, वो ऊंचे इंटरेस्ट रेट पर डॉलर क्यों निकालेंगे? वो भी पीछे हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि चलो भैया आप अभी के लिए तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे होगा क्या? ग्लोबली दुनिया भर में डॉलर की कमी महसूस की जाएगी। डिमांड तो उतनी है, डिमांड में कुछ कमी नहीं आई, मगर सप्लाई यूएसए ने कम कर दी, तो उसकी वजह से अपने आप डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके रिस्पांस में जो लोकल करेंसीज है दुनिया भर की, वहां पे ऑब्वियसली गिरावट देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ लोकल करेंसीज, आप इवन देख लो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, जो भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, वहां पर भी 5 से लेकर 6% की गिरावट आई है रिसेंटली। अब देखो, जब भी डॉलर जरा स्ट्रांग हो जाता है, डॉलर की डिमांड जरा होती है, सप्लाई कम होती है, तो जो विदेशी निवेशक है, ज़्यादातर जो अमेरिकन होते हैं, जो विदेशी निवेशक जो पैसा लगाते हैं भारत में, चाइना में, वियतनाम में, फिलीपींस में, दुनिया भर के देशों में, वो लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लोकल कंट्रीज में ड्रॉप करके सीधा वापस भागते हैं यूएसए में, वहां पर जो उनके मेन इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको संभालने के लिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। सीधा जो भी स्टॉक्स उठा रखे थे उसी रेट पर बेचे, अपने यहाँ पर डॉलर्स उठाए, वापस चले गए यूएसए में, और जो यूएसए में स्टॉक मार्केट है उसको ये संभालने में लग गए हैं, क्योंकि वहां पर जो इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो गिरनी शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया की नहीं गिरी, स्टॉक मार्केट चाइना की गिरी है, यूरोप की गिरी है, यूएस की गिरी है। जब भी डॉलर की कमी महसूस की जाएगी, स्टॉक मार्केट भी अपने आप गिरना स्टार्ट कर देगी। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट्स दुनिया भर में और भी ज्यादा गिरने वाली हैं। ऑफ कोर्स इसमें कुछ और फैक्टर रशिया वॉर के भी हैं, मगर मेन जो यहां पर फैक्टर दिख रहा है, इट इज लिक्विडिटी क्राइसिस। अगर यूएस डॉलर की सप्लाई को ना रोकता, ग्लोबली कोई मार्केट क्रैश ना आता ना। फिर हम आते हैं थोड़ी सी अपनी गलती पर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बस हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है इसका। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी करेंसी को अगर आपको स्ट्रांग करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है उसका। आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दो, इंपोर्ट्स कम करो। क्या हमने ऐसा किया है? नहीं। हमारे इस बार एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर गए हैं, मगर जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उससे भी ज़्यादा हैं। एक्चुअली आप अगर देखो, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़कर अब 192 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। मतलब कि दुनिया के साथ जब हम व्यापार करते हैं तब इन दी एंड हम 192 बिलियन डॉलर दुनिया में ज्यादा खर्च देते हैं जितना हम कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो जब हम दुनिया से इतना सब कुछ परचेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी करेंसी मार्केट में जाएगी, और जब एक करेंसी की सप्लाई हो रही है अंधे स्केल पर, कुछ वहां पर खास डिमांड है नहीं, तो रुपी ऑब्वियसली गिरना शुरू हो जाएगा। और जो ये ट्रेड डेफिसिट है ना 192 बिलियन डॉलर, ये आप आधा कर सकते हैं, आधे से भी कम कर सकते हैं अगर इंडिया कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। जो क्रूड ऑयल की हमारी डिपेंडेंस है ना, जो हम सऊदी अरेबिया, यूएई, वेरियस कंट्री से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, 100 बिलियन डॉलर की हमको चपत लगती है इसकी एवरी सिंगल ईयर। मगर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हम जीरो क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, बट कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस हमको कम करनी होगी। रीन्यूएबल सेक्टर पे जितना फोकस करेंगे हम, जितनी इलेक्ट्रिक कार्स परचेज करेंगे, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला की बात नहीं कर रहा, जो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार्स है वो जितनी हम परचेज करेंगे, ऑयल जितना कम यूज करेंगे, धीरे धीरे जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा ये भी कम होगा। अगर यहाँ पे आप ये पूछना चाहते हैं कि आप एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन क्या कर सकते हैं इस सब में, देखिए मेरी ये एडवाइस है, मैं खुद ये एडवाइस फॉलो करता हूँ बाय द वे। मैं कोई कार ओन नहीं करता, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटर नहीं है। मुझे कहीं भी जाना होता है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। ऑल्दो मैं काफ़ी कैपेबल हूँ, मैं आराम से कोई कार परचेज़ कर सकता हूँ, बाइक परचेज़ कर सकता हूँ, बट ये मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बाइसिकल इसका यूज़ करूँ। ये ऑफ कोर्स मेरा एक पर्सनल डिसीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी मजबूरी होती है, उसके हिसाब से उसको नेविगेट करना होता है। मगर फ्यूचर में अगर आपके पास ऐसा मौका आए कि आप अब चूज़ कर सकते हैं, तब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करिएगा कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने की। ऑल टुगेदर आप अगर एक साइकिल पे ही शिफ्ट कर जाते हैं, दैट वुड बी वंडरफुल, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले क्या कर लोगे, बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। तो एज सिटीजन्स भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बहुत कम हो। कुछ असर तो धीरे धीरे इससे लॉन्ग टर्म में आएगा ही। और जो मैंने आपको बात बताई है बहुत बेसिक है, बहुत ऑब्वियस है। ओवर द इयर्स इस पर कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं
कि प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टू डबली इम्पैक्ट इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो जाएगा अगर हम अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, आपने एक पॉजिटिव बात कर दी, मगर फॉरेक्स रिजर्व का क्या? जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये $600 बिलियन से भी कम हो गया, ये भी क्यों गिर रहा है? अब देखो यहाँ पर भी दो फैक्टर हैं। इस पर बाय द वे मैंने वीडियो बना दी थी। ये जो भी आज के समय हो रहा है इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि दिस विल हैपन। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में मैंने जनवरी 2022 में वीडियो बनाई थी कि इंडिया को आने वाले सालों में पुराने जो बॉन्ड्स हैं उसके $256 बिलियन चुकाने हैं। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है इसको हिट लगेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी कम हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँगा कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को अभी डबल हिट लग रहा है। एक तो हिट लग रहा है कि पुराने बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, दूसरा हिट यहाँ पर यह लग रहा है कि रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, रुपी हिटिंग न्यू ऑल टाइम लो सिग्नल्स मोर फॉरेक्स रिजर्व इरोजन। जितना रुपी गिरेगा उसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितनी कोशिशें करेगा उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व गिरता रहेगा, 500 बिलियन 400 बिलियन के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मान लीजिए सिचुएशन बहुत खराब रहती है तो वहां पर भी फॉरेक्स रिजर्व जा सकता है। अगेन मैं कहूंगा देयर इज अ बिग व्हाट इफ ओवर हियर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व से रुपये को कैसे बचाते हैं हम, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में ज़्यादातर हमारे पास यूएस ट्रेजरी होती है जो हम बेच सकते हैं डॉलर्स में। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, यूएस के जो ट्रेजरी पेपर्स हैं जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में आपको मिलेंगे बहुत ही बड़ी संख्या में, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं डॉलर्स के रूप में। वो डॉलर जब हमारे पास आते हैं उनसे हम रुपये परचेज कर लेते हैं। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद का माल परचेज कर रहे हैं जो हमारे पास सेविंग्स है उससे, ताकि हमारे माल की जो डिमांड है ना मार्केट में ये बनी रहे। तो ये आप कहने को ये कह सकते हैं जुगाड़ है, अनहेल्दी तरीका है ये। ऐसे ही है मतलब कि अगर आपको अपने गाल लाल करने हैं तो टमाटर खा के आप लाल नहीं कर रहे, अपने आप को थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर रहे हो। बट फॉर द टाइम बीइंग अभी हम कर रहे हैं, इट इज़ नीडेड। हम रुपये को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दे सकते। और एक्चुअली इंडियन रुपये बचा भी इसी वजह से है थोड़ा बहुत कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार अभी है। नहीं तो जो पाकिस्तानी रुपये के साथ हुआ था, $1 इक्वल्स टू 187.70 पाकिस्तानी रुपये, या फिर जो श्रीलंकन रुपये के साथ हुआ है $1 में आपको मिलेंगे 360 श्रीलंकन रुपये, या फिर जो बांग्लादेश की करेंसी है टका कि $1 के बदले आपको 86.80 बांग्लादेशी टका मिलेगा। ये हाल हमारा भी हो सकता था अगर हमारे पास बहुत ही बड़े स्केल पर विदेशी मुद्रा भंडार ना होता। तो अभी देखिए शुरुआत है, स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो इन द फ्यूचर रुपये पे फॉरेक्स रिजर्व पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा कि आरबीआई के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जिसके बारे में हमने बात भी करी है वीडियो में, यहाँ पर सबसे बड़ा कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, मतलब कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा आपको क्या चीज मिलेगी? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी डोमेस्टिक करेंसी, या फिर ऑप्शन डी फॉरेन करेंसी एसेट्स। बहुत बार बता चुका हूं आपको इसके बारे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर आपका आंसर सही है तो मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर को हार्ड देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यूपीएससी कॉम्बो कोर्स में। ये ऑफर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूज कोड P10 टू गेट डिस्काउंट। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप यूपीएससी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर पाओगे, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आपकी इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अभी देखो क्या होगा कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हो तो आपको एडिशनल 6 महीने मिल जाएंगे। तो 24 महीने के ऑटोमेटिकली आपके बन जाएंगे 30 महीने। तो अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक बार यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। 24 मंथ का कोर्स है, एडिशनल 6 मंथ्स आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके सर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, पर कोई गॉड हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं इस वक्त। रुपये पे तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वही बोलने वाला था मैं। रुपये की धज्जियां उड़ा के रख दिए हैं डॉलर ने। और रुपये की नहीं, इंटरनेशनली जितनी करेंसीज हैं सब गिर रहा है। युआन उठा लो, बांग्लादेशी टका उठा लो, पाकिस्तान की तो खैर छोड़ ही दो, उनसे तो मैं इग्नोर करता हूँ, दुनिया में देश ही नहीं है। ठीक है, आप श्रीलंका उठा लो, श्रीलंका के तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अभी इस्तीफा भी दिया है कल ही।
9 तारीख को इस्तीफा दे दिया, 9 ही थी ना कल। तो ये पूरी कहानी चल रही है। बात करें अगर रुपी और डॉलर की, तो भाई देखो जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमने बताया, ऐसे ही वहां का है फेडरल रिजर्व। तो बेसिकली अगर मैं इसको उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया का मार्केट हिलाता है। बेसिकली क्या था कि सर ने जैसे वीडियो में इनिशियली बताया था, ये बताया था सर ने कि अमेरिका में इस टाइम महंगाई है, ठीक है। तो जो डॉलर का सर्कुलेशन है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसको कम करने के लिए इन्होंने अपने रेट्स बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। तो अब थोड़ी सी सप्लाई है डॉलर्स की वो कम हो गई है, डिमांड वही है, सप्लाई कम हो गई है डॉलर्स की। तो ऑब्वियसली अगर सप्लाई कम होगी तो जब डिमांड तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वो चीज हुआ है अभी। तो भाई ये बात है, भाई ने बताया, तो मैं सर ने भी यही बताया था। एक्चुअली क्या किया फेडरल बैंक ने, इनके जैसे इंडिया ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, 50 पॉइंट का बढ़ाया शायद, ऐसा कुछ। इससे क्या था इंटरेस्ट महंगे हो जाते हैं, और लोन लेना महंगा हो जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। अभी यूएस के अगर आप देखोगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हिसाब क्या है, वहाँ पे जैसे ही कम करते हैं ना इंटरेस्ट, वहाँ के लोग जो है लोन लेते हैं अपनी फेडरल या फिर जो भी बैंकिंग सिस्टम है वहाँ से लोन लेते हैं, वो पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लो वो 3% इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, वो वहां से पैसा निकालते हैं अपने उस पे लेते हैं, ठीक है, और वो उठा के क्या करते हैं इंडियन मार्केट में डाल देते हैं, कुछ जापानीज मार्केट में, जहां भी इनका मन करता है। उन्हें लगता है कि यार 3% से ज्यादा रिटर्न उधर से आ जाएगा, यानी कि 8% आ जाए, 12% आ जाए, ठीक है। तो ये वो काम करते हैं। इससे क्या होता है भाई, डॉलर इंजेक्ट करते हैं वो दूसरे देशों में आके, समझ रहे हो आप। हमारी इकोनॉमी में डॉलर को इंजेक्ट किया, मान लो, इसे FII कहते हैं हम लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII और DII दो होते हैं स्टॉक मार्केट, जो जानता हो भाई को पता होगा। तो DII डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं और FII फॉरेनर जितने भी होते हैं सब इंस्टीट्यूशंस, वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी इस साल तक अभी कितना, इस अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, 17 पॉइंट समथिंग बिलियन का कुछ हुआ है शायद, निकाल लिया इन लोगों ने इतने रुपए इंडियन मार्केट से। और अभी 6500 करोड़ बता रहे थे सर कि कितना निकाल लिया लोगों ने। 6500। तो भाई ये कहानी है। हो सकता है 17 वाले में कुछ मैं शायद मिस कर रहा हूँ, कुछ है, लेकिन 17 पॉइंट समथिंग डेटा था, मेरे को याद नहीं है अभी। तो इतना पैसा निकाला गया है, तो जाहिर सा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बिल्कुल ठीक है। करेंसी इंडिया की इसलिए गिर रही है क्योंकि भाई देखो, हम लोगों ने अभी अप्रैल में ही, हमने एक वीडियो उस पर भी की थी, अप्रैल में हम लोगों ने रुपीज और डॉलर को स्वैप कराया था, RBI ने स्वैप किया था। और ये सब इमरजेंसी मेजर्स ले रही है RBI तुरंत, ताकि रेपो रेट ऐसे जो बढ़ाना है बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या है, बढ़ गया ठीक है, या नहीं बढ़ा ठीक है, पर जो जानते हैं ना इस चीज को, वो भाई बड़ा क्रिटिकली वॉच कर रहे हैं सिचुएशन की क्या चल रही है। तुरंत स्टेप उठा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि करेंसी की वैल्यू ना गिर जाए, इतनी ना गिर जाए कि संभाले ना संभले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले करती थी कंट्रोल, पर इन लोगों ने शायद 17-18 में ही कब रिजर्व बैंक को ये जिम्मेदारी भी दी थी कि भैया 76 रुपए से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। अभी देखो 77.45 पे के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये रिजर्व बैंक को काम दे रखा है कि शक्तिकांत दास हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं इस टाइम, उन्होंने ही अभी रेपो रेट बढ़ाया। उन्होंने अभी अब $5 बिलियन की हमने करेंसी स्वैप की थी शायद पिछली बार, हमने अपने फॉरेक्स से निकाला, ठीक है, हमने अपने रुपीज खरीद लिए मार्केट से, अपने पास रख लिए, ताकि रुपये की सप्लाई कम कर दी, मार्केट से उसकी स्कैरसिटी कर दो, किसी भी चीज की डिमांड से कम कर दोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू बढ़ेगी, समझ रहे हो आप। तो यही पूरा सिस्टम है, और अमेरिका ने इसलिए किया है क्योंकि भाई वॉर का इम्पैक्ट जो चला, और अमेरिका में इन्फ्लेशन देखो बहुत जबरदस्त चल रहा है इस टाइम, मतलब हाई टाइम एकदम, हर जगह है। वॉर और कोविड की वजह से, कोविड ने स्टार्ट किया, इकोनॉमी अब जब खुली तो भाई, तो आप सोचो ना यार, 2 साल का हमें नुकसान चल रहा है, पूरी दुनिया को 2 साल पीछे चल रही है ना, सबके सब लगे हुए अपना कैचअप करने में। तो बहुत अर्थव्यवस्थाएं, ऊपर से वॉर का माहौल, फिर हर चीज के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वॉर की वजह से आधे तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जो सबसे ज्यादा मेन है, उसके प्राइस जाते जा रहे हैं क्योंकि रशिया पे बैन लगा हुआ है। ये सब मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। ओवरऑल बात ये है कि देखो, हम लोग इस तरफ चौतरफा मार झेल रहे हैं। अपनी बात करें इंडिया की, तो रिजर्व बैंक दे रहा है, कोशिश कर रहा है भाई संभालने की, पूरी कोशिश कर रहा है, ईमानदार कोशिश कर रहा है, अभी और भी बहुत कुछ कर सकता है। अभी सर ने बताया ना कि गाल लाल करने तो टमाटर खा के कर लो, या तो अपने आप को थप्पड़ मार के कर लो। तो अभी ये है भाई, थप्पड़ मार के किया जा रहा है कि भाई ऐसे कैसे गिर रहा है। इससे पहले भी अभी सोचो आपकी, अभी करेंसी हमने स्वैप की थी, फिर भी हमारा वैल्यू जो है रुपये का डेप्रिशिएट हो गया।
5 बिलियन की कितने की थी हमने भी। और सर ने एक और रीजन बताया कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी रीजन बताया कि सर हम लोगों ने एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करे हैं, ठीक है, बट इंपोर्ट उससे भी ज्यादा वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो भी रिकॉर्ड, उसने एक्सपोर्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंपोर्टर ने। 197 ट्रेड डेफिसिट, इसका मतलब होता है अपने ट्रेड डेफिसिट कैसे निकलता है भाई, आपने कितना इंपोर्ट किया माइनस आपने कितना एक्सपोर्ट किया। सिंपल सी बात है, आपने जितना कमाया लेकिन आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिया। हाँ, ये आपके जेब में आ रहे हैं 10 रुपए और आपने खरीदने में लगा दी की चीज को 15 रुपए, तो 5 रुपए आप चले गए नेगेटिव में। ये होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड का मतलब व्यापार, डेफिसिट मतलब घाटा। व्यापार का घाटा हमें 197 बिलियन डॉलर का हुआ है, मोटा मोटी बात समझ लो। और इतना हुआ है तो वो कौन भरेगा, आप और मैं भरेंगे, आज नहीं भरेंगे आगे जाके भरेंगे। देखो बेसिकली हमारे कहने का ये मतलब है, इस वीडियो का यही मतलब है कि भाई जो हमारा जो रुपीज जो इतना मतलब इतना नीचे आ गया है, सॉरी उनके तो ऊपर चला गया ना, हाँ, हमारे तो गिर गया भाई हमारा रुपीज, ठीक है, वैल्यू कमजोर, वैल्यू बहुत कमजोर होगी ना, ठीक है। तो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। वॉर है, ऑब्वियसली बात है, वॉर की वजह से फिर जो परचेजिंग पावर है, लोग परचेज कम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भाई, अमेरिका पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। सिंपल सी बात है, अमेरिका के पास इतनी पावर है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है इस तरीके से। अभी आप देख लो, मनमोहन सिंह जी ने ही कहा था ना कि भाई डॉलर की वैल्यू हमेशा रहेगी। मोदी जी को वो बोला था कि यार डॉलर को इग्नोर मत करना, डॉलर की वैल्यू रहेगी और वो रहेगी। डॉलर तबाह करके रख देगा पूरी दुनिया को। जब भी रिसेशन आता है पूरी दुनिया में, कहाँ से शुरू होता है या फिर उसकी जननी कौन होती है, यूएस होता है। यूएस के कुछ कुकर्मों की वजह से पूरी दुनिया भुगतती है। अभी भी यूएस रशिया की वजह से हम लोग काफी चीज भुगत रहे हैं बिना मतलब में। हम लोग इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहे हैं इस टाइम की, आप सोचो पोस्ट कोविड इफेक्ट चल रहा है, करेंसी फॉल हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है, और सुनोगे क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी देख लो हमारे चारों तरफ देशों में। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में, श्रीलंका की हम मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, कई जगह पे हम लोग कर रहे हैं। और उनका वो तो खैर सेल्फ रिलायंट है कई चीजों में, पर मदद तो चल रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स। और फिर ऊपर ग्लोबल प्रेशर इंडिया पे कि रशिया को कंडेम करो, रुपी फॉल हो रहा है। अब इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी हो जाएगी कि गवर्नमेंट पे सोचो प्रेशर किस लेवल का है, और प्रेशर का उसका हेड कौन कर रहा है, मोदी जी। तो भाई जब अच्छाई आपके सर पे लगती है तो अब बुराई भी आपके सर पे ही लगेगी। तो हम तो भाई सपोर्ट करते हैं ऑपोजिशन का। क्वेश्चन उठाने जरूरी है हर डेमोक्रेसी में। ये नहीं अंधभक्ति शुरू कर दो, या तो सिर्फ मोदी जी की बात करो या तो सिर्फ राहुल गांधी की बात करो। राहुल गांधी अपनी जगह पे है, अभी आप PM है तो उनसे सवाल होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर देखो भाई दो लोग अगर काम कर रहा है, कोई पावर में है, जो अच्छा अगर काम वो करे, अच्छा से मैनेज नहीं कर पा रहा तो भाई आपका फर्ज है भाई एज अ इंडियन कि आप देश के बारे में ज्यादा सोचो, ठीक है, और क्वेश्चन करो भाई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश के साथ। देखो ऑपोजिशन पार्टी का क्वेश्चन इस ऐसे मैं चाहता हूँ कि ऐसे क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट को। ये सब फालतू का नहीं हिंदू मुसलमान कर दिया, ये सब ऐसे करो, हम साथ देंगे। जिन्होंने वोट दिया है ना, हम लोगों ने तो वोट दिया भी था, लेकिन हम लोग साथ देंगे आपका। जो असली प्रॉब्लम है उस पर काम करो। बेरोजगारी पे बात करो ना, भागी गवर्नमेंट पकड़ो ना, बेरोजगारी पे करो। रुपी फॉल हो रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, फॉरेक्स रिजर्व गिर रहा है। अभी तो $256 बिलियन का बता रहे थे कि हम उस पर वीडियो पर रिएक्ट किया हुआ है हमने, जिसपे 256 बिलियन का हमें लोन चुकाना था, ठीक है। तो अभी वो शुक्र मनाओ कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना हाई है कि हम संभाल पा रहे हैं सिचुएशन। 600 बिलियन डॉलर से कम हो चुका है। 600 बिलियन डॉलर जो बार बार बोला जा रहा है, ये पीक आया था भाई अक्टूबर 21 के आसपास। 2021 अक्टूबर में पीक को हमने टच किया था 638 की कितने को, ठीक है। अब उससे नीचे आ गए तो वो ठीक है, वो चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कोई मतलब इसमें मेरे को बहुत अचंभा नहीं लगा। वो नीचे आता है फिर ऊपर भी जाता है, इसकी संभाल लेगी RBI इसको आगे जाके। लेकिन अभी जो करंटली चल रहा है, इससे क्या इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान वाली हालत तो नहीं होगी, नो डाउट वैसा नहीं होगा, लेकिन आप सोचो कि हम लोगों ने, मेरे सामने पे 73 से यार 77 आ गया, सोच रहे हो आप। जिनको इन्फ्लेशन नहीं पता उनको बता दो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है कि मान लो आपके पास 10 रुपए है, लेकिन आपकी जो चीज पहले 10 की मिल रही थी, आपको 12 की मिल रही है। महंगाई दर, पैसे की जो वैल्यू, पैसे की जो वो है ना, कीमत गिर जाती है। आप 10 रुपए में कोई चीज 100 ग्राम खरीदते थे, अब 10 रुपए में 85 ग्राम आ रही है। आ तो रही है पर हो गई, वैल्यू गिर गई, पावर खत्म हो गई इस वैल्यू की। वो चीज परचेजिंग पावर कम हो गई। यानी कि हम कल 1 रुपए में जो एक टॉफी खरीद रहे थे, आज वही टॉफी हमें 2 रुपए में खरीदने, तो हाफ हो गई हमारी परचेजिंग पावर उसी पैसे की। तो ये भाई पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिनेरियो है। हमको अच्छा नहीं लगा ये देख के, पहली बार कोई वीडियो देख के वर्ल्ड अफेयर की मजा, मतलब अच्छा नहीं लगा। मतलब
मतलब आप लोग भी मतलब ये मान के चलो कि भाई जो रुपीज जो इतना मतलब नीचे गिर चुका है ना, वो भाई इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। और एक बार गिरता है ना तो बहुत मुश्किल होती है रिकवरी। और इसके पीछे मतलब जो लोग इसको कंट्रोल करने में लगे होंगे, उनके इतना प्रेशर होगा उनके पास कि भाई क्या बताऊं। क्योंकि भाई हम लोग मतलब बहुत आम लोग नहीं पूछ पाते क्वेश्चन कि भाई सर ये ऐसा, मतलब उनको क्या पता है कि उनको इतना पता है कि भाई हम हमारे सामान जो खरीद रहे थे हम लोग वो महंगी हो गई है, बस इतना पता है। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि पिछली वीडियो में मैं जो एक IMF ने बोला था कि $1.97 के आसपास जाएगा, मैंने उसमें भी कहा था 84-85 तक तो मैं देख रहा हूँ। तो मेरी उम्मीद अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी उम्मीद यही है 84-85 रुपये तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 29-28 तक। इससे ऊपर मैं नहीं देख रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई भगवान हूँ नहीं, पर मेरा आइडिया बोलता है कि भाई 84 तक जाने की बहुत संभावना है, पहुंच जाएगा लुढ़कते पुढ़कते कैसे भी। पर देखना ये है कि 97 जाता है कि नहीं। 97 जाने का मतलब काफी ज्यादा हो गया। और हर गवर्नमेंट जो अभी बोल रही है ना, सब में आप उठा के देख लो वैल्यू गिरी है, सब में गिरी है। तो अभी गवर्नमेंट को मैं बताऊं क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट्स को और उठाना चाहिए। मनमोहन सिंह जी जैसे एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं देश में अभी भी मौजूद, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए देश हित में। वो बहुत चीजें आपको सिखा सकते हैं। जो आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए अपने से बड़ों को। वो बाप होते हैं अपने क्षेत्र के, तो बाप को ना इग्नोर करोगे ना तो कितना भी संभालो, उनका एक्सपीरियंस आपके ना काम पे बहुत भारी है। देखो सब लोग जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी मतलब इतने अच्छे लीडर नहीं थे, बट वो इकोनॉमिस्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, बिल्कुल इतने अच्छे हैं वो। ठीक है, तो भाई वो जिस काम में कोई बंदा अच्छा हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो भाई उसकी कदर करना बनता है, उसकी हेल्प लेना बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। देश हित में काम आना चाहिए, चाहे ऑपोजिशन से आपको मदद लेनी पड़े। आप लोग इस एटीट्यूड में मत रहो कि यार हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे। प्रॉब्लम क्या है लेने में, देश का ही तो आदमी है, पार्टी दूसरी पर बंदा तो अपना ही है, भारतीय ही तो है वो। आप उससे लोन है, उसकी एक्सपर्टीज है, तो उसके क्यों नहीं हम ले रहे हैं, उस चीज को लेनी चाहिए। कोई इस घमंड में हम लोगों को कोई घमंड नहीं होता, हम लोग तो सीधा बोलते हैं भाई चैनल पे और कुछ करना है तो बताओ। घमंड किस बात का भाई, सुधार करो ना चीजों को सुधार करते जाओ। लोग बताएंगे आपको, हमको लगता है कि हम परफेक्ट कर रहे हैं कोई भी चीज, पर सामने वाला जो देखता है वो बोलता है यार तू ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। तो भाई ये चीजें गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ले भी रही होगी, बाकी तो भगवान मालिक, देखते हैं होता क्या रुपीस के साथ। ठीक है भाई, वीडियो करेंगे एंड इसी नोट पर। तो ये था वीडियो, होप कि आपको समझ में आया होगा। सर ने काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स बताए, हम लोग आराम से पॉज कर करके देखना वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को हम करते हैं एंड, जाने से पहले इस वीडियो को करते हैं आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें और होप करें कि भाई हमारी जो करेंसी है और डेप्रिशिएट ना हो, बल्कि और स्ट्रांग हो, सुधार आए उसमें, 50, 60, 1-2 रुपए का आ जाए, मैं तो चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, जो वॉर से पहले सिचुएशन थी वही हो जाए। और जो मेन पॉइंट, अभी मैं वीडियो क्लोज करने से पहले मेन पॉइंट जो इसमें रह गया, यूज EV, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी खत्म कर दो देश में से। $100 हम खर्च करते हैं और $100 हम कमाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अपने, और $100 हम खर्च कर रहे हैं पेट्रोल खरीदने में। तो EV पे धीरे धीरे, मैं मानता हूँ एकदम से नहीं होगा और चीजें भी अभी नहीं है, पर धीरे धीरे आप कोशिश यही करना है कि शिफ्ट होते जाओ। आपके लिए भी फायदेमंद है, देश के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।